नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कस कर रहे हैं। तो आरपीएससी के बहुत से पेपरों का जो लेटेस्ट हुए थे 2022-23 में, 21 में जितने भी जो पेपर्स हुए, उनका हमने डिस्कस ऑलरेडी बहुत से सीरीज में अलग-अलग सेशंस में हमने किया। अब हम कर्मचारी चयन बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण पेपरों का है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें कि रिसेंटली हम 2022-23 के जितने भी जो पेपर्स आयोजित करवाए थे आरपी कर्मचारी चयन बोर्ड ने, तो उन पेपरों का हम डिस्कस करेंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है, उनका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, उसके आसपास के जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, उनको भी देखने का प्रयास करेंगे, ताकि एक प्रश्न से आपके बहुत से प्रश्न अच्छी तरीके से तैयार हो पाएँ और आगामी परीक्षाओं में आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी है वो हो पाए। तो इसमें ये जो सीरीज़ है, ये आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग की और कर्मचारी चयन बोर्ड की आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएँ हैं, चाहे सूचना सहायक की हो, संगणक की हो, जूनियर अकाउंटेंट की हो या फिर जूनियर असिस्टेंट, वुमेन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, रीट, सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए ये सीरीज़ है, वो आपकी समान रूप से उपयोगी रहेगी। तो चलिए, आज का जो हमारा पेपर रहेगा, इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2022 में कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का पेपर आयोजित करवाया था और इस पेपर में पूछे गए राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के महत्वपूर्ण सवालों का आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें अगर आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को ज़्यादा इन्होंने डिटेल में नहीं दिया है। ये एक परीक्षा स्कीम दे रखी है, जिसमें जनरल नॉलेज के अंतर्गत इन्होंने 100 क्वेश्चंस है वो पूछे हैं। ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान दिया है एक सेक्शन, एक करंट अफेयर्स का है, एक जनरल नॉलेज वर्ल्ड एंड इंडिया का, एक है एजुकेशन साइकोलॉजी का। तो इसके अंतर्गत जो आपका राजस्थान का जो पोर्शन दे रखा है, इसका किस प्रकार से जो सवाल पूछे गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। यह केवल लाइब्रेरियन के लिए ही उपयोगी नहीं है, इसके अलावा भी जितनी भी भर्ती परीक्षाएँ हैं, क्योंकि राजस्थान सामान्य ज्ञान का 90% जो सिलेबस है, लगभग आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी परीक्षाओं में सेम ही रहता है। कुछ 10-12% चीज़ें हैं वो ऐड हो जाती हैं, हटाई जाती हैं, ऐसा रहता है। बाकी लगभग आपका सारा सेम ही रहता है। तो चलिए, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग का एक जो सवाल है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, इनको हम देख लेते हैं और बाकी बाद वाले जितने भी जो प्रश्न हैं वो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के ही हमें देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें जो पूछा गया है वो है कि राजधानी शहर कौन सा राजधानी शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, रोम ये 4 इसमें ऑप्शन है, तो इसका राइट जो आंसर है वो रोम है। ये आपका डेन्यूब नदी के तट पर नहीं है। आगे बात करें तो ये अगला जो सवाल है ये राजस्थान की जो भाषा साहित्य है उनसे संबंधित है। कि निम्नलिखित में से कौन-सा समाचार पत्र और स्थापना का अ, स जो आपका उसकी समाचार पत्र दे रखे हैं और उस समाचार पत्र और आगे स्थापना का स्थान दिया हुआ है कि कौन-सा जो न्यूज़पेपर है, वो कहाँ से संबंध रखता है। तो यहाँ पर देश हितैषी है, ये आपका अजमेर दिया हुआ है। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा, जय भूमि जोधपुर, प्रभात जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें हमें देखना है कि असंगत कौन-सा है, करेक्टली मैच है वो कौन-सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, वो क्या हो जाएगा? जय भूमि है। ये कहाँ का है? जयपुर का है। ठीक है? जय भूमि आपको ध्यान में रखना है, जयपुर का। एक जयपुर का आपका कौन-सा है? राजपूताना अखबार। राजपूताना अखबार। इसके अलावा जयपुर का एक आपका राजस्थान हेराल्ड। एक राजपूताना हेराल्ड है, तो राजपूताना हेराल्ड तो कहाँ का है? अजमेर का है, जबकि राजस्थान हेराल्ड है, ये आपका जयपुर का है। राजपूताना अखबार, जबकि राजपूताना गज़ट है, वो आपका अजमेर का है, ठीक है? और जयपुर का जय भूमि, ये कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र यहाँ के हैं, ठीक है?
इसके अलावा जयपुर का ये जो प्रभात है, ये भी कहाँ का है? जयपुर का है। तो ये कुछ जयपुर के महत्वपूर्ण समाचार पत्र आपको ध्यान में रखना है। ये राजस्थान में जो आधुनिक जनजागरण है और उन जनजागरण का, जनजागृति का जिन समाचार पत्रों ने प्रयास किया, जिन समाचार पत्रों के माध्यम से क्रांतिकारियों ने प्रयास किया, वो आधुनिक राजस्थान से संबंधित जो सवाल है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है? सर्वोदय वाहक आपको आगामी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखना है, बांसवाड़ा का है, जबकि एक काफ़ी बार पूछा जाता है सर्वहित। सर्वहित समाचार पत्र कहाँ का था? तो सर्वहित है, ये आपका बूंदी का था। ठीक है? एक आपको ध्यान में रखना है कि अजमेर से बहुत से समाचार पत्र है, उनका आपका प्रकाशन है वो होता था, जिसमें एक तो आपका देश हितैषी है ही, इसके अलावा कौन-कौन से थे? देश हितैषी, अजमेर से, एक अजमेर से आपका प्रकाशित होता था राजपूताना गज़ट, ठीक है? राजपूताना गज़ट, ये आपका कहाँ से? अजमेर से, एक राजपूताना हेराल्ड, देखिए, ये कौन-सा है? राजस्थान हेराल्ड है, जबकि ये राजपूताना हेराल्ड है, एक राजपूताना टाइम्स। ये भी आपका कहाँ से होता था? अजमेर से होता था। इसके अलावा अजमेर से एक जग हितकारक नामक समाचार पत्र, जग हितकारक, ठीक है? इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि राजस्थान केसरी है, राजस्थान केसरी ये पहले आपका कहाँ से होता था? वर्धा महाराष्ट्र से, उसके बाद में अजमेर से होने लगा। नवीन राजस्थान और एक आपका तरुण जो राजस्थान है, ये भी आपका समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित है वो होता था, ठीक है? तो ये समाचार पत्र कहाँ से क्या प्रकाशित होता था वो आपको ध्यान में रखना है और एक मजहरूल सरूर आपको ध्यान में रखना है, मजहरूल सरूर, ये जो समाचार पत्र हैं, ये आपका भरतपुर से प्रकाशित होने वाला और राजस्थान का ये एक पहला समाचार पत्र माना जाता है मजहरूल सरूर। ये आरएस परीक्षा में 2018 या 21 की परीक्षा में है वो पूछा भी गया था, ठीक है? तो ध्यान में रखना मजहरूल सरूर भरतपुर से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजमेर की बात करें तो देश हितैषी समाचार पत्र, ठीक है? एक देश हितैषिणी सभा, वो तो आपकी कहाँ पर थी? उदयपुर में थी। लेकिन देश हितैषी समाचार पत्र है ये अजमेर का है। उदयपुर का सज्जन कीर्ति सुधाकर था, ठीक है? इसके अलावा राजपूताना गज़ट, राजपूताना हेराल्ड, राजपूताना टाइम्स, ठीक है? और आपके जग हितकारक, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और आपका देश हितैषी, ये कुछ अजमेर के समाचार पत्र हैं, ध्यान में रखना है। सर्वहित बूंदी का, जयपुर का जय भूमि, ठीक है? राजपूताना अखबार जो आपका राजस्थान हेराल्ड। इसके अलावा जोधपुर की बात करें, तो जोधपुर वाले भी मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर है वो बता देता हूँ। जोधपुर का मरूधर, एक तो है आपका मरूधर मित्र मंडली, ठीक है? इसके अलावा एक कौन-सा है? मारवाड़ गज़ट, ये आपका कहाँ का है? जोधपुर का है, ठीक है? नेक्स्ट है मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या है। तो मंगला भाग्यम ऐश्वर्या ये क्या चीजें हैं? जैसलमेर के क्रूड तेल भंडार, बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार, बीकानेर के या बाजरे की किस्में। तो ये बाड़मेर के क्रूड तेल के भंडार हैं, यानी कि क्रूड का मतलब होता है कच्चा ऑयल, कच्चा तेल के भंडार है। कौन से? मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। इसके अलावा कौन कौन से हैं? रागेश्वरी, कामेश्वरी, ठीक है? तो मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये आपके बाड़मेर के क्रूड तेल के भंडार हैं, जिसमें जो मंगला है, ये बाड़मेर में खोजा गया पहला तेल का कुआँ है। कौन-सा? फर्स्ट जो आपका क्रूड ऑयल का जो आपका कुआँ है, वो कौन-सा है? मंगला है। 2009 में यहाँ से व्यावसायिक क्रूड ऑयल का उत्पादन है वो शुरू किया। और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में 14 पेट्रोलिफेरस बेसिन है। 14 जिलों में कुल 4
फेरस बेसिन है। ठीक है? कितने हैं? 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है। जो जिले कितने हैं? 14 जिले हैं, पुराने 33 जिलों के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान जो आपका बॉम्बे हाई है, इस बॉम्बे हाई के बाद में क्रूड ऑयल के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान रखता है हमारा राजस्थान। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1,50,000 वर्ग किलोमीटर एरिया पर राजस्थान में पेट्रोलिफेरस जो तेल बेसिन है, क्रूड ऑयल है, इनका उत्पादन होता है, ये फैला हुआ है। ठीक है? कितना? 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर। नेक्स्ट है डग गंगधार उच्च भूमिया हिस्सा है। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल है कि डग गंगधार की उच्च भूमिया अरावली श्रृंखला का, हाड़ौती पठार का, पूर्वी मैदान का या थार के मरुस्थल का। तो देखिए, डग गंगधार की उच्च भूमिया किसका हिस्सा है? ये हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। अब डग गंगधार की उच्च भूमिया कहाँ है? आपसे सवाल इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि कोटा में, बारां में, झालावाड़ में। हाड़ौती में कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ 4 जिले आते हैं। तो ध्यान में रखना है, डग गंगधार की उच्च भूमिया है, ये कहाँ है आपकी? झालावाड़, हाड़ौती में सबसे दक्षिण में। जैसे कि जो हाड़ौती है, इसको मेनली 5 भागों में है वो बाँटा जाता है, ठीक है? चंद्राकार जो आपकी पर्वत श्रेणियाँ हैं, दूसरा नदी निर्मित मैदान है, इसके अलावा शाहबाद का उच्च स्थल है, फिर आपके ये झालावाड़ का पठार है और 5वां आपका गंगधार की उच्च भूमियाँ है, ठीक है? तो जो झालावाड़ का पठार है, झालावाड़ का पठार, इस झालावाड़ के पठार के ये क्या हैं? पश्चिम में स्थित है डग गंगधार की उच्च भूमियाँ, जिसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर हमें देखने को मिलती है। तो डग गंगधार की उच्च भूमियाँ कौन से जिले में है आपसे पूछ लिया जाए तो ये झालावाड़ जिले में है। एक है आपका शाहाबाद का उच्च स्थल, यहाँ पर आगे मैं लिख देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शाहाबाद का उच्च स्थल। तो शाहाबाद का उच्च स्थल कहाँ है? तो शाहाबाद का उच्च स्थल आपका 12 जिले में है, ठीक है? और इसी 12 जिले में आपकी क्या है? रामगढ़ पहाड़ियाँ, ठीक है? रामगढ़ पहाड़ियाँ हैं और ये रामगढ़ पहाड़ियाँ कैसी हैं? घोड़े के नाल के आकार की, घोड़े के नाल के आकार की, जिसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहें तो हॉर्स शू टाइप हिल्स, ठीक है? और शू टाइप हिल्स है, वो राजस्थान में कहाँ है? तो ये आपकी 12 में है रामगढ़। और यहाँ पर एक आपका क्या है? रामगढ़ क्रेटर भी है। रामगढ़ क्रेटर जो खगोलीय घटना है वो मानी जाती है। खगोलीय घटना से एक उल्का पिंड जो ऊपर से गिरा और उसकी वजह से एक गहरा गर्त बन गया, जो एक प्रकार की झील के रूप में देखने को मिलता है। तो ये शाहाबाद के उच्च स्थल में है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ या मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ ये कहाँ हैं? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ ये आपकी कोटा में है। इसका सर्वोच्च शिखर आपसे पूछ लिया जाए कभी-कभी, तो सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन-सा है मुकुंदरा की पहाड़ियों का? इसका सर्वोच्च शिखर चंदवाड़ी है। ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झालावाड़ के पठार का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछ लिया जाए तो चंदवाड़ी, या मुकुंदरा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर चंदवाड़ी, 517 मीटर इसकी ऊँचाई है। ठीक है? और 12 जो आपका बूंदी में आडावाला पर्वत के नाम से बूंदी की पहाड़ियाँ जानी जाती है, जिसका सर्वोच्च शिखर कौन-सा है? सतूर है, जिसकी ऊँचाई 353 मीटर है। ठीक है? तो ये कुछ आपके हाड़ौती वाले आप लोगों को ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे अगर बात करें, तो अगला सवाल है कि कौन-सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थान बांगर में आपका कौन-सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, उसको मोटे तौर पर हम 4 भागों में बाँटते हैं। पश्चिमी थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्व का मैदान, हाड़ौती का पठार। जिसके अंतर्गत पश्चिमी थार का मरुस्थल है, इसको भी हम 2 भागों में बाँटते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल और आपका शुष्क पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है? तो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उसको राजस्थान बांगर के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान बांगर किसको कहा जाता है? ये आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल को कहा जाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है? अब अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो ये अरावली के तो कहाँ है?
अरावली के पश्चिम में है और शुष्क मरुस्थल है राजस्थान का उसके पूर्व में है, ठीक है? तो ये जो आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल है, यहाँ पर आपकी क्या है एक खादर और बांगर, ठीक है? बांगर पुरानी जलोढ़ होती है, तो ये पुरानी जलोढ़ वाला कुछ एरिया है इसलिए इसको राजस्थान बांगर के नाम से भी जाना जाता है। इस राजस्थान बांगर को मोटे तौर पर 4 भागों में बाँटा गया है। एक तो आपका घग्गर का मैदान, दूसरा शेखावाटी अंतःप्रवाह वाला एरिया, तीसरा नागौरी उच्च भूमि और चौथा आपका लूणी बेसिन या जिसको गोडवाड़ बेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें गोडवाड़ प्रदेश है, गोडवाड़ प्रदेश को लूणी बेसिन के नाम से, लूणी जवाई बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। आंतरिक प्रवाह का मैदान, इसको आपका क्या कहा जाता है? शेखावाटी का मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? शेखावाटी। और नमकीन जो झीलें हैं, ये आपकी कहाँ पर है? नागौरी उच्च भूमि में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है? नागौरी उच्च भूमि जो आपकी नागौर, डीडवाना, कुचामन के आस-पास में है, ठीक है? और छप्पन का जो मैदान है, यही इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है? तो छप्पन प्लेन है वो कहाँ है, किसका हिस्सा है? तो छप्पन प्लेन की बात करें तो पूर्वी मैदान का हिस्सा है। पूर्वी मैदान को मोटे तौर पर 3 भागों में बाँटते हैं। एक तो आपका बनास बेसिन, चंबल बेसिन और छप्पन बेसिन। छप्पन बेसिन को माही बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मेनली डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में हमें छप्पन का मैदान है वो देखने को मिलता है। ठीक है? छप्पन प्लेन। आपसे पूछ लिया जाए कि छप्पन का मैदान राजस्थान के कौन से जिले में? वैसे तो छप्पन मैदान या माही बेसिन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये जो जिले हैं दक्षिणी जिले हैं, लेकिन पर्टिकुलर छप्पन के मैदान की बात करें, तो वो आपको ध्यान में देना है कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ यहाँ पर 56 नदी नालों और 56 गाँवों के समूह के लिए इसको 56 प्लेन के नाम से वो जानते हैं, ठीक है? और एक 56 की पहाड़ियाँ हैं, वो आपकी बालोतरा में है, नाकोड़ा पर्वत के आस-पास में, ठीक है? वहाँ 56 गोलाकार पहाड़ियों का एक समूह है। कौन-सा सुमेलित नहीं है? उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा में, ये राजस्थान में अगर बात करें तो यहाँ कंज़र्वेशन रिज़र्व है वो दे रखे हैं। उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा, रोटू, झुंझुनू, शाकंभरी, सीकर, झुंझुनू, गुड़ा बिश्नोई, जोधपुर। तो वर्तमान में राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व और भी बने हैं, ठीक है? 36 राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व है वो एट प्रेजेंट हो रहे हैं। आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो 36 है और बाद में जब भी इस वीडियो को बाद में भी अगर देखें आप, तो उसके बाद में हमेशा अपडेट करते रहें। ये चीज़ें कुछ करंट वाली चीज़ें हैं वो आपको समय-समय पर अपडेट है वो करनी होती हैं, ठीक है? तो संरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो उम्मेदगंज पक्षी विहार है ये आपका कोटा में है, ठीक है? और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी आपका कोटा में है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ भी कोटा में हैं। रोटू की बात करें तो ये झुंझुनू में नहीं है, तो रोटू कहाँ है? तो रोटू आपका नागौर में है। रोटू नागौर में और नागौर में कौन-सा है? गोगेलाव। ये 2 कंज़र्वेशन रिज़र्व हैं, वो आपके कहाँ पर है? नागौर में है। कौन-कौन से? रोटू और गोगेलाव, ठीक है? तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। रोटू और गोगेलाव ये कहाँ है? नागौर में। अ, अगर शाकंभरी की बात करें, तो शाकंभरी भी वर्तमान के जिलों के परिदृश्य के अनुसार हम देखेंगे, तो शाकंभरी में आपका ये भी हमें गलत नज़र आएगा, क्योंकि एट प्रेज़ेंट शाकंभरी सीकर में नहीं है। सॉरी सीकर में तो है लेकिन झुंझुनू में नहीं है। सीकर प्लस नीम का थाना में चला गया है, नीम का थाना, ठीक है? और एक नीम का थाना में कौन-सा है? बांसियाल खेतड़ी, बांसियाल खेतड़ी, ये भी आपका नीम का थाना में है, ठीक है? गुड़ा विष्णुयान कहाँ है? तो ये आपका जोधपुर में ही है, ठीक है? जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगा। तो ये आपके वर्तमान में कंज़र्वेशन रिज़र्व के बारे में आपको थोड़े-से ध्यान में है वो रखना है, ठीक है? झुंझुनू की अगर बात करें, तो झुंझुनू में आपका कौन-सा है? बीड झुंझुनू में है, ठीक है? झुंझुनू में आपको ध्यान में रखना है बीड। बीड घास कंज़र्वेशन रिज़र्व, बीड झुंझुनू के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन-सा प्रसिद्ध संगीतकार या विशेषज्ञ सही सुमेलित है वो नहीं है। यहाँ पर संगीतकार और विशेषज्ञ दिए हुए हैं। तो देखिए विश्वमोहन भट्ट मोहन वीणा के लिए मोहन वीणा के आविष्कारक भी माने जाते हैं, विश्वमोहन भट्ट, ठीक है?
चतुरलाल ये उदयपुर से हैं, तबला वादक हैं। सुल्तान खान कमयाचा और जियाउद्दीन जो फरीद जिया फरुद्दीन डागर ये ध्रुपद गायकी से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा सुल्तान खान। सुल्तान खान सारंगी वादक हैं। सारंगी वादक। ठीक है, सुल्तान खान क्या है? प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। कामयाचा कौन बजाते हैं? मांगणियार। मांगणियार जो जाति है वो कामयाचा बजाती हैं और कामयाचा के प्रसिद्ध वादक जिसको कामयाचा के वादन के लिए पद्मश्री से नवाजा जा चुका है उसका नाम क्या है? काफी बार पूछा जाता है। साकर खान मांगणियार। ठीक है, साकर खान। इनको 2012 में कामयाचा के लिए क्या दिया जा चुका है? पद्मश्री दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। साकर खान, कामयाचा, सुल्तान खान सारंगी, चतुरलाल तबला, विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा। एक है आपके मोहनलाल। मोहनलाल गुप्ता या इसको मोहनलाल कुम्हार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? मोलेला मृण मूर्ति के लिए जाने जाते हैं। मृण मूर्ति या इसको हमें इंग्लिश में टेराकोटा भी कहते हैं। ठीक है, तो टेराकोटा या मृण मूर्ति के लिए कौन है? मोहनलाल कुमार या मोहनलाल गुप्ता मृण मूर्ति के लिए, जबकि विश्व मोहन भट्ट है ये आपके मोहन वीणा के आविष्कारक माने जाते हैं। कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? तो बनास जो आपकी सिविलाइजेशन है, बनास संस्कृति है, इसके स्थल की अगर हम बात करें तो गिलुंड है। ठीक है, और बालाथल है, तिलवाड़ा, ओजियाना। तो इसका राइट जो आंसर है वो आपका तिलवाड़ा हो जाएगा। तिलवाड़ा कहाँ है? ये आपका बालोतरा में है। और कौन सी सभ्यता ये मानी जाती है? तो ये आपकी लूणी, लूणी नदी के तट पर है। ठीक है, तो लूणी नदी संस्कृति का अवशेष है वो माना जाता है तिलवाड़ा। जबकि बनास संस्कृति की आपकी बात करें, आहड़ बनास संस्कृति की, तो गिलुंड है, बालाथल है, ओजियाना है और आहड़ है। ठीक है, तो ये आपकी आहड़ बनास संस्कृति के अवशेष माने जाते हैं। गिलुंड आपके कहाँ पर है? राजसमंद में। ठीक है, वीएन मिश्रा ने उत्खनन कार्य किया। बालाथल आपका कहाँ है? उदयपुर में। ओजियाना है ये आपका कहाँ है? ओजियाना भीलवाड़ा में है। और ये आपका इसका नवीनतम उत्खनन स्थल है बनास आहड़ संस्कृति का। ठीक है, नेक्स्ट, मेवाड़ पुकार क्या थी? शौर्य गाथा, साप्ताहिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका या 21 सूत्रीय मांग पत्र। तो मेवाड़ पुत्र ये आपकी 21 सूत्रीय मांग पत्र था। ठीक है, एक डिमांड ड्राफ्ट था। ठीक है, 21 पॉइंट डिमांड ड्राफ्ट। अब ये जो डिमांड ड्राफ्ट है वो किससे संबंधित था? मेवाड़ पुकार, तो ये आपका मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के द्वारा 21 सूत्रीय जो मांग पत्र हैं, ये 21 सूत्रीय मांग पत्र किसके समक्ष पेश किया था? मेवाड़ महाराणा के समक्ष। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के समक्ष। और इसमें उन्होंने आदिवासियों की, किसानों की 21 मांगों को है वो प्रस्तुत किया। और उस 21 मांगों में 18 मांगे हैं वो आपकी क्या ली गई थी? 18 मांगे पर है वो स्वीकृति हो गई, सहमति हो गई। तो कभी-कभार फैक्चुअल ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र था, जिसमें से कितनी मांगों को मेवाड़ के महाराणा ने है वो स्वीकृति प्रदान की, उस पर सहमति बनी, तो 18 मांगों पर सहमति है वो बनी थी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है? तेजावत जी की बात करें तो इनको भीलों का बावजी के नाम से जानते हैं। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मसीहा कहा जाता है। और ये आपके जाडोल से रहने वाले थे। जाडोल ठिकाने के कामदार के रूप में है वो कार्य है वो कर रहे थे। और इन्होंने 1920 फर्स्ट में 1921 में आपके मातृकुंडिया राशमी चित्तौड़गढ़ से इन्होंने एक ही आंदोलन का है वो सूत्रपात किया। ठीक है, तो एक ही आंदोलन भी आपका
मोतीलाल तेजाब से संबंधित है। 1921 में इसका है वो सूत्रपात किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके संबंध में आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता है वो कौन है? विजयदान देथा, चंद्रप्रकाश देवल, कन्हैयालाल सेठिया, सत्यप्रकाश जोशी। तो पाथल और पीथल की बात करें तो ये कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध रचना है। पाथल किसको कहा है? प्रताप को, महाराणा प्रताप को पाथल कहा है। और पीथल किसको कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसका क्या नाम है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी। इस वेली कृष्ण रुक्मणी को 19वां पुराण और पंचम वेद है वो माना जाता है। ठीक है, 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं, तो इसके आगे वाला नेक्स्ट इसी वेली कृष्ण रुक्मणी को है वो माना जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा। और पृथ्वीराज राठौड़ है, ये क्या है? अकबर के दरबारी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता पृथ्वीराज राठौड़ किसके दरबार के प्रमुख आपके साहित्यकार कवि थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। लेकिन अकबर के दरबार में रहते हुए भी महाराणा प्रताप की बड़ाई करने से नहीं है वो बाज आते थे। प्रताप के सामने ही, सॉरी, अकबर के सामने ही राणा प्रताप की है वो बड़ी-बड़ी बातें हैं वो कह देते थे। ठीक है? तो ये पाथल और पीथल है, ये कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। ठीक है? इसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया ने और कौन-सी रचना लिखी है? आप सभी को पता होगा, धरती, धोरारी, मायडरो हेलो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पाथल-पीथल, इसके अलावा मिंझर और आपकी कुमकुम, धरमंजला, धरकुंचला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएँ हैं, ये किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया जी की है। ठीक है? सत्यप्रकाश जोशी, चंद्रप्रकाश देओल, विजयदान देथा की बात करें तो देथा की प्रसिद्ध जो रचना है, उसका नाम है बांता री फुलवारी। और बांताली फुलवारी, अलेखू, हिटलर, दुविधा, सप्पन प्रिया, अलेखू, हिटलर, इसके अलावा आपकी दुविधा है। इस दुविधा पर अमोल पालेकर ने आपकी पहली फ़िल्म बनाई है। और मणि कौल ने दुविधा नामक फ़िल्म है, एक-एक पर 2-2 फ़िल्में हैं वो बन चुकी हैं। इतनी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचना है विजयदान देथा की। विजयदान देथा को बिज्जी के उपनाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? बिज्जी भी इनको कहा जाता है। और बांतारी फुलवारी है, ये 14 खंडों में है वो विभक्त है, आपको ध्यान में रखना है। चंद्रप्रकाश देवल की प्रसिद्ध रचना कौन-सी है? पागी। पागी चंद्रप्रकाश देवल की। सत्यप्रकाश जोशी जी की रचना है राधा, जो एक युद्ध विरोधी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। राधा, जो पहले 60 के दशक में बहुत से जो कवि सम्मेलन इत्यादि होते थे, तो उनमें राधा के हैं वो आपके गुणगान है वो, ये जो आपकी कविता है वो काफ़ी है वो पढ़ी जाती थी। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकारों की रचनाएँ आप लोग ध्यान में है वो रखेंगे। आगे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आप लोगों को सुमेलित है वो करना है। खजुराहो मंदिर सोमेश्वर, खजुराहो या सोमेश्वर मंदिर, आगे यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं। हर्षद माता का मंदिर, जूना प्रस्तर का मंदिर, पारानगर मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर। तो खजुराहो मंदिर या सोमेश्वर का मंदिर, ये राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, आप सभी को पता है। कहाँ है? ये आपका किराडू में स्थित है। और किराडू कहाँ है? आपका बाड़मेर में है। ठीक है? हर्षद माता का मंदिर ये आपका कहाँ पर है? आभानेरी, आभानेरी दौसा में है। ठीक है? हर्षद माता का मंदिर यह इनको उल्लास की देवी के नाम से भी जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहारकालीन मंदिर है प्रसिद्ध। जूना प्रस्तर का मंदिर ये आपका बाड़मेर में है। पारानगर का मंदिर ये आपका अलवर में है। श्रृंगार चौरी मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो इस प्रकार से एक में एक है, तो एक में एक केवल केवल पहले विकल्प में है, तो इसका राइट आंसर हमारा 1 नंबर हो जाएगा। तो राजस्थान के मंदिर स्थापत्य से संबंधित, राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित ये सवाल आपका पूछा गया है। इसको राजस्थान के पर्यटन स्थलों से भी आप रिलेट कर सकते हैं। आगे है लोक नाट्य की लोक नाट्य
की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना है वो की गई? तो देखिए, लोक नाट्य फ़ोल्क ड्रामा है, इसको बढ़ावा देने के लिए कौन-सा थिएटर स्थापित किया गया? राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा, राज मंदिर थिएटर सवाई जय सिंह, पोलो विक्ट्री थिएटर या मदरसा-ए हुनरी महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा। तो देखिए, लोक नाट्य फ़ोल्क ड्रामा है, इस जो आर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक थिएटर की स्थापना की गई थी, वो है राम प्रकाश थिएटर, और ये थिएटर 1878-79 के समथिंग है वो इन्होंने स्थापित है वो करवाया गया था। ठीक है? किसने? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। और राम सिंह द्वितीय के द्वारा ही जयपुर को सबसे पहले गुलाबी रंग से रंगवाया था। ब्रिटिश जो आपका राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स था, उनके आगमन पर 1876 में। जो आपका अल्बर्ट हॉल म्यूजियम संग्रहालय है, ये राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय माना जाता है। उसकी भी नींव इन्हीं ने रखी थी, प्रिंस ऑफ वेल्स के हाथों से नींव रखवाई थी। पोथी खाना संग्रहालय इन्होंने ही स्थापित करवाया था। रामगढ़ बांध भी इन्होंने ही बनवाया था। इसके अलावा रामनिवास जो गार्डन है, वो भी इन्हीं के द्वारा है वो माना जाता है। तो बहुत से महत्वपूर्ण जो कार्य है, ये राम सिंह के द्वारा करवाया था। ये गद्दी पर तो बैठे थे 1835 में, लेकिन उस समय ये अल्पवयस्क थे, तो लॉर्ड लुडलो है, इन्होंने उनका है वो क्या अपना जो शासन प्रबंधन है, वो अंग्रेज़ों के हाथों था, ठीक है? और इन्होंने मदरसा-ए-हुनरी जो कि 1857 में इन्होंने 1857 की क्रांति के समय भी राम सिंह द्वितीय शासक थे, ध्यान में रखना है, ठीक है? और 1857 में इन्होंने मदरसा-ए-हुनरी की भी स्थापना की। इस संबंध में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। और रामप्रकाश थिएटर 1878-79, ठीक है? तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 1876 में क्या हुआ था? गुलाबी रंग से रंगवाया, जयपुर को गुलाबी नगरी से है वो गुलाबी रंग से रंगवाने के बाद ही इसको जो गुलाबी नगरी के नाम से, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, तो 1876 में इन्होंने रंगवाने का कार्य किया था। रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया, ठीक है? इसके अलावा बहुत सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आगे भी इनके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। क्रांति के समय भी यही राम सिंह आपके जयपुर के क्या थे? शासक थे। तो यहाँ संस्थान और स्थापना वर्ष दिए हुए हैं इसमें। राजस्थान कला विद्यालय, राजस्थान ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र, रविंद्र रंगमंच। तो यहाँ पर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स वहीं हुनरी मदरसा है, जिसको बाद में अलग-अलग नामों से है वो जाना गया, ठीक है? तो इस हुनरी मदरसा की बात करें तो वैसे तो राजस्थान कला विद्यालय के रूप में ये 1988 में अस्तित्व में आया था, 1988 में अस्तित्व में आया था। लेकिन यहाँ पर अगर विकल्प देखा जाए, तो इसमें 1888 वाला है, वो हमारा इसमें विकल्प देखने को मिल रहा है। बाकी ललित कला अकादमी है, ये आपकी कब स्थापित हुई? 1900 57 में राजस्थान ललित कला अकादमी। रविंद्र रंगमंच जवाहर कला केंद्र की बात करें तो ये 1993 में स्थापित हुई, और रविंद्र रंगमंच आपकी 1963 में। तो राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 में, जवाहर कला केंद्र 93 में, और रविंद्र रंगमंच आपका 1963 में। तो इस प्रकार से अगर हम आंसर की बात करें, तो राजस्थान कला विद्यालय 1888 में, एक में आपका 4 है, ये सभी में है, इसमें नहीं है। राजस्थान ललित कला अकादमी आप सभी जानते हैं 1957 में, 2 में 2 किसमें है? तो 2 में 2 इसमें ही है। तो राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर इसमें 2 हो जाएगा। जवाहर कला केंद्र 1993, और ये सारे के सारे जो संस्थान हैं, ये कहाँ स्थित हैं? ये आपके जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही स्थित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो राजस्थान कला विद्यालय की अगर बात करें, तो कला विद्यालय 1857 में मदरसा-ए-हुनरी के नाम से किसने स्थापित किया था? ये किया था आपका इसी सवाई राम सिंह द्वितीय ने, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 ईस्वी में मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना है वो की, कला को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कई कलाकार है वो नियुक्त किए, ठीक है? और उसके बाद में 1886 की अगर बात करें तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा है वो की गई। कब? 1886। तो आपसे पूछ लिया जाए कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की? माधो सिंह ने 1886 में। उसके बाद में 1988, ना कि 1888, ये ऑथेंटिक जो प्रूफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
सीसीई की वेबसाइट पर कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन के अंडर में ही वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स है वो काम कर रहा है, ठीक है? तो इनका ही ये रेफ़रेंस है यहाँ पर। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना वैसे 1988 में है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स का मेन जो गेट है, उस मुख्य दरवाजे पर ये बात है वो लिखी गई है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स 1988 को, और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, ये 1886 को है, और मदरसा-ए-हुनरी 1857 को, ठीक है? तो मदरसा-ए-हुनरी के नाम से सवाई जो राम सिंह द्वितीय है, इन्होंने जो स्थापना की, वो आपकी कब की गई थी? 1857 में। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट या महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो 1886, और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्ट्स है वो 1988। वैसे ये सवाल आपका डिलीट भी हो सकता था, लेकिन बाकी वाले जो 3 हैं वो इसके सही जो विकल्प हैं, राजस्थान ललित कला अकादमी 1957, जवाहर कला केंद्र 1993, रविंद्र रंगमंच 1963 है, वो वाले बिल्कुल आपके सही हैं। हो सकता है वहाँ पर मिस्टेक भी रही हो। सवाई राम सिंह द्वितीय की बात करें तो 1835 से 1880 तक ये आपके शासक रहे थे। लॉर्ड लुडलो ने स्टार्टिंग में इनके शासन प्रबंधन का है वो आपका मैनेजमेंट सँभाला था। इन्होंने रामप्रकाश थिएटर की स्थापना की, जो कला को, लोक नाट्य को यानी कि फ़ोल्क ड्रामा को बढ़ावा देने के लिए हमने अभी डिस्कस किया। इन्होंने अल्बर्ट म्यूज़ियम की नींव भी रखवाई किससे? प्रिंस ऑफ वेल्स से, और जयपुर को गुलाबी रंग से भी रंगवाया। इसके अलावा इन्होंने रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध और आपका राजस्थान स्कूल और गुलाबी नगरी से भी जयपुर को 1876 में रंगवाया था। ये सवाई राम सिंह द्वितीय की महत्वपूर्ण है वो उपलब्धियाँ हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। बछावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो देखिए, बछावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की जो हवेली है, ये राजस्थान में कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है, ठीक है? बीकानेर में कौन-सी? बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, सेठिया की हवेली और गुलेच्छा की हवेली। जैसलमेर में कौन-सी है? तो जैसलमेर में नथमल की हवेली, नथमल, और एक आपका सलीम सिंह या सालिम सिंह की हवेली, ठीक है? तो नथमल की हवेली आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर है, ठीक है? तो नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये हवेलियाँ जैसलमेर में हैं। बछावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया, ये जो हवेली है, वो आपकी बीकानेर में है। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध सारंगी से, शहनाई से, संतूर से या सरोद से, ठीक है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें तो ये संतूर वादक हैं, प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। और बात करें सारंगी के, तो सारंगी हमने अभी देखा कौन है? सुल्तान खान। सुल्तान खान प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। कामयाचा वादक जो शाकर खान। शहनाई के जादूगर कहा जाता है बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई का जादूगर कहा जाता है, और संतूर वादक है आपके शिव कुमार शर्मा। सरोज वादक की बात करें तो एक आपके अजमल व अकबर। अजमल अली व अकबर अली है, ये आपके सरोद वादक हैं प्रसिद्ध। तो ये कुछ आपके कलाकारों के नाम है, राजस्थान के कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंध रखते हैं वो ध्यान में रखना है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक क्या हैं? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली के करों के नाम। तो ये क्या चीज़ें हैं? तो गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक है, ये आपके जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। देखिए, गजक एक प्रकार की मिठाई भी है, ठीक है? गजक, जो अब शीत ऋतु में आपको ज़्यादा ही देखने को मिल रही है, ठीक है? तो गजक तो आपकी क्या है? मिठाई है, लेकिन गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के भी नाम हैं। बाकी वाली तोपें हैं, गजक मिठाई और तोपें दोनों में आती हैं। तो आप इस एक की वजह से केवल मिठाइयों के नाम है वो नहीं कह सकते हैं, ठीक है? तो जोधपुर दुर्ग में तोपों की बात करें तो एक है आपकी गुब्बारा है, नुसरत है, नागफली है, गजक है, इसके अलावा
भी बहुत सी तोपें हैं, कुछ आपकी ऐसी धूड़धानी ऐसी भी नाम है, ठीक है? अलग-अलग तोपों के नाम हैं। और जोधपुर दुर्ग के बारे में बात करें, तो 1459 में जोधपुर दुर्ग की जो नींव है, वो किसने रखी थी? राव जोधा के द्वारा जोधपुर दुर्ग है, इसकी नींव रखी थी। इसको क्या कहा जाता है? मेहरानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जोधपुर दुर्ग को क्या कहा जाता है? इसको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, मयूर ध्वजगढ़। यानी कि मोर के आकार का देखने को हमें मिलता है। मयूर ध्वजगढ़, मेहरानगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है, गढ़ चिंतामणि। एक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ध्यान में रखनी है, एक अंग्रेज आपका प्रसिद्ध साहित्यकार यहाँ पर काफ़ी समय उन्होंने बिताया था, जिसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। और इस रुडयार्ड किपलिंग ने इस जोधपुर दुर्ग के बारे में कहा कि यह जो दुर्ग है, यह फरिश्तों और परियों के द्वारा है, इस दुर्ग का निर्माण है वो करवाया गया है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं परियों और फरिश्तों द्वारा किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण उक्ति आप लोगों को ध्यान में है वो रखना है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। आगे अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। तो गोपी जी भट्ट है, ये आपके तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है? गोपी जी भट्ट तमाशा के प्रसिद्ध क्या है? कलाकार हैं। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो तमाशा है गोपी जी भट्ट के अलावा एक नाम है वासुदेव भट्ट। वासुदेव भट्ट। और तमाशा की बात करें तो तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। और जयपुर में ही तमाशा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो सवाई प्रताप सिंह। ठीक है? सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने क्या बनवाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था। वहीं प्रताप सिंह उसी के शासनकाल में भट्ट परिवार है, इस भट्ट परिवार के द्वारा तमाशा जो लोक नाट्य है, इसकी शुरुआत है वो की गई थी। तो तमाशा लोक नाट्य की एक जो शैली है, ये केवल मात्र जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर का भट्ट परिवार है, इस तमाशा को आपकी पहचान है वो दिलवा रहा है भट्ट परिवार। ठीक है? जिसमें वासुदेव भट्ट, गोपी जी भट्ट है और एक इसकी महिला कलाकार है जिसका नाम है गोहर जान। ठीक है? तमाशा की महिला कलाकार का क्या नाम है? गोहर जान। तो ये आपके जयपुर के हैं। स्वांग की बात करें तो स्वांग आपका मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और एक तो परशुराम है, परशुराम ये आपका केलवा का है, केलवा का परशुराम। और एक है आपका सभी जानते होंगे भीलवाड़ा का भांड। कौन सा भांड? जानकी लाल। भीलवाड़ा का जानकीलाल भांड और केलवा का परशुराम है, ये स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार हैं। स्वांग को किस नाम से जाना जाता है? इसको बहरूपिया कला के नाम से भी जाना जाता है। बहरूपिया कला या स्वांग। रम्मत की बात करें तो रम्मत आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर व जैसलमेर का प्रसिद्ध है रम्मत। होली के अवसर पर किया जाता है। और सुआ महाराज, फागू महाराज, तुलसीराम, मनीराम, तेज कवि, ये प्रसिद्ध आपके रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार हैं या लेखक हम कह सकते हैं इनको। क्या नाम है? तेज कवि। इन्होंने स्वतंत्र बावनी है वो लिख करके 1943 को महात्मा गांधी को भेंट की थी। ठीक है? क्या लिखी थी? स्वतंत्र बावनी। ये स्वतंत्र बावनी क्या था? तो ये स्वतंत्र बावनी रम्मत का क्या था? नाटक था। और रम्मत है ये साहित्य पर ज़्यादा डिपेंड होता है। साहित्य के जो महत्वपूर्ण आपके नाटक इत्यादि होते हैं, उस पर ही रम्मत का मंचन है वो किया जाता है। तो ये तेज कवि है, इसके अलावा आपके तुलसीराम
ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तुलसी राम है, मनीराम व्यास हैं, मनीराम, फागू महाराज और टूआ महाराज। ये क्या हैं? रम्मत के कलाकार तो नहीं हैं, रम्मत के लेखक हैं, रम्मतें लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, ठीक है? नौटंकी की बात करें, तो नौटंकी एक तो रामदयाल शर्मा हैं, रामदयाल शर्मा जिसको ब्रज पपिया के नाम से भी जाने जाते हैं, भरतपुर के हैं। नौटंकी भरतपुर की ही प्रसिद्ध है, ठीक है? इसके अलावा एक आपकी गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी, ये भी क्या हैं? प्रसिद्ध नौटंकी की प्रमुख कलाकार हैं। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपकी भरतपुर व अलवर की नौटंकी प्रसिद्ध है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हमने एक लोक नाट्य में बहुत से लोक नाट्यों के बारे में डिस्कस कर लिया, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने देखा तमाशा के जयपुर के भट्ट परिवार तमाशा को संरक्षण दिए हुए हैं और जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में तमाशा की शुरुआत हुई। वासुदेव भट्ट, गोपी जी भट्ट इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं, गोहर जान इनकी महिला कलाकार हैं। तत्पश्चात हमने स्वांग के बारे में बात किया कि इसको बहरूपिया कला के नाम से भी जाना जाता है। केलवा का परशुराम और भीलवाड़ा का जानकीलाल भांड है, इसका प्रसिद्ध कलाकार है। रम्मत है, ये बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है, होली के अवसर पर इनका आयोजन होता है। रम्मत के प्रमुख लेखक हैं तेज कवि जिन्होंने स्वतंत्र भावना लेकर के महात्मा गांधी जी को भेंट की। तुलसीराम, मनीराम, सुआ महाराज, फागू महाराज ये इसके प्रमुख रम्मत के लेखक हैं। नौटंकी की अगर बात करें तो नौटंकी अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। रामदयाल शर्मा इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी भी नौटंकी की प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो ये बातें आप लोग अच्छे से याद है वो रखेंगे। आगे है भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? विवाह, तलाक, नाता या जीवाण। तो भीलों में छेड़ा फाड़ना का मतलब होता है डिवोर्स, ठीक है? जब भील स्त्री और पुरुष शादी के बाद में अगर उनकी नहीं बन पाती हैं, वैवाहिक जीवन आगे नहीं बढ़ पाता है, तो फिर क्या है डिवोर्स करते हैं। और डिवोर्स से जो भील पंचों की उपस्थिति में भील जो पुरुष है, वो पुरुष महिला के जो आपकी ओढ़नी होती है, उस ओढ़नी का एक जो पल्ला है, वो फाड़ देता है और उसके बाद में जो भी उनकी राशि इत्यादि होती है, उनका भुगतान करके फिर आपका डिवोर्स है, वो आपका पूरा किया जाता है। तो छेड़ा-फाड़ना तलाक की एक प्रथा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी तलाक, ठीक है? नेक्स्ट है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? कुंडा गांव, रामगढ़, सांगानेर, नाहरगढ़। तो ये कुंडा गांव कुकस में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव स्थापित किया गया था। ये ज्यादातर करंट से जुड़ा हुआ सवाल है। आगे है राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आस कहा जाता है? तो वन की आस आप सभी अच्छी तरीके से परिचित होंगे भली-भांति इनसे, ठीक है? तो वन की आस किसको कहा जाता है? बनास। वन की आस या इसको वर्णासा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी पूछा जाए, तो वो भी आपकी बनास है, ठीक है? वन की आसा या वर्णासा बनास को कहा जाता है। माही को क्या कहा जाता है? वांगड़ व कंठल की गंगा, ठीक है? वांगड़ व कंठल की गंगा। वांगड़ में कौन-कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो पहाड़ियों वाला भाग है, ऊबड़-खाबड़ है, इसलिए उनको वांगड़ के नाम से जाना जाता है। और कांठल है जो आपकी माही नदी के कांठे पर स्थित प्रतापगढ़ का कुछ एरिया हरा-भरा, इसके अलावा बांसवाड़ा। तो कांठल में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, वांगड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, वांगड़ को देवलिया, मेवल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस माही को वांगड़ और कांठल की गंगा कर्क रेखा को पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है? तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। सोम है ये आपकी किसकी है? माही की सहायक नदी है। और मेंथा की बात करें तो ये आपकी जो सांबर झील है, इस सांबर झील में सर्वाधिक लवण की मात्रा लाने वाली नदी
कौन सी है? मेंथा या मेंधा, मेंथा या मेंढा भी कहा जाता है इसको, ठीक है? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। माही की सहायक नदियाँ भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं। सोम, अनास, ताप, हारन, मोरेन, भादर, इराव, ये माही की सहायक नदियाँ आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा ही, ठीक है? तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट चीज़ों का हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे और आज मकर संक्रांति के विशेष उत्सव पर, विशेष पर्व पर ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन के सभी स्मार्ट कोर्सेज, सभी टेस्ट सीरीज पर बहुत बड़ा डिस्काउंट है वो अवेलेबल है, 60% से ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल है। तो इस विशेष छूट का लाभ आप ले सकते हैं। यह जो ऑफ़र है ये 14 और 15 जनवरी तक अवेलेबल रहेगा। तो आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की बहुत-बहुत बधाई। नियमित रूप से इस सेशन से जुड़े रहें। यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ओम डिजिटल स्टडी के मोबाइल एप्लीकेशन पर राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं चाहे रीट, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा बात करें तो आपकी लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड है, पीटीआई थर्ड ग्रेड है, संगणक है, ए आईए का तो अभी होने वाला ही है, तो उसके लिए आप अभी सेल्फ स्टडी आपको करनी है। तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ और स्मार्ट कोर्सेज़ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, जिसमें हम पूरा 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं। प्रत्येक चीज़ों का टॉपिक वाइज़ आपको है वो चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्वालिटी वाले वीडियो लेक्चर हैं, उनकी पीडीएफ है, ठीक है? जिससे आप प्रत्येक जो टॉपिक है प्रीवियस पेपर्स तो हम देख ही रहे हैं, साथ-साथ में कर ही रहे हैं। इससे आपको पता चल पा रहा है कि कैसी आपकी किस प्रकार से आप लोगों के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और उसके आस-पास में भी हम बहुत सी चीज़ें हैं वो करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपकी तैयारी जब तक परिपूर्ण नहीं हो पाती है, तब तक जब तक आप है वो चीज़ों का एक पूरी तरीके से डिटेल में उनका एनालिसिस है वो नहीं देख पाते हैं। प्रत्येक टॉपिक का अच्छी तरीके से जब तक हम उनको पढ़ेंगे नहीं तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में थ्योरी के रूप में अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए आप हमारे स्मार्ट कोर्स से जॉइन हो सकते हैं। ज्योग्राफी का नए जिलों के अनुसार अलग बैच है वो स्टार्ट किया हुआ है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का भी अलग बैच चल रहा है और कंबाइंड कंप्लीट राजस्थान जीके का फाउंडेशन बैच चाहते हैं तो वो भी आपका चल रहा है। तो डेली बेसिस पर सोमवार से लेकर के शनिवार तक सप्ताह में 6 दिन आपकी क्लासें रहती हैं और उन क्लासों की पीडीएफ भी आपको मिल रही है और उसके साथ-साथ में आपको टेस्ट भी प्रोवाइड है वो हम टेस्ट सीरीज वाले एप्लीकेशन में कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी जो तैयारी है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान चूँकि हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना ज़रूरी है चूँकि नए जिलों के अनुसार करना है, तो हम कंटेंट है वो नए जिलों के अनुसार ही आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है? तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इस सेशन से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।